सवाल ये है, जो आज का जो न्यूज है या फिर क्वार्टर वन के बेसिस पे जो एक दिन की तेजी थी, वन डे वंडर था या फिर आगे भी कुछ ऐसा हो सकता है, उसका जो रीजन है ना, आपको कुछ यहां मिल सकता है। जो आपके सामने स्लाइड ओपन है, ये किसी शेयर का नहीं है, ये एक सेक्टर का है, यानी निफ्टी के आईटी सेक्टर का है। इसमें क्या हो रहा है, बड़े ही दिनों से आप इसके जो चार्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। वन डे के चार्ट लगा हुआ है और जनरली एक कंसोलिडेशन फेज यहां था। उसके बाद जून क्वार्टर के जो नंबर्स निकल के आए थे, वहां से आपको कैसी रैली दिखाई दी आप यहां देख सकते हो। और पिछले कई दिनों से जैसे रिजल्ट आने वाले थे, उसका तब से वेट कर रहा था और आज के दिन ये एक अपने कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकला है। अगर हम इसको थोड़ा सा और दूसरे वे में समझने की कोशिश करें, निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी 15,900 को ब्रेक नहीं हो पा रहा है। इस चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पे क्या बात हो रही है हमारे, कि यहां से एक ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर क्या हो सकता है, Q1 के नंबर हो सकते हैं जो निफ्टी को वो ब्रेक करने पे सपोर्ट कर सकता है। अगर हम यहां पे हम निफ्टी की बात तो कर नहीं रहे, हम बात करें निफ्टी आईटी की, जो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, इसको भी एक ट्रिगर चाहिए था यहां से बाहर आने के लिए। इसके बाद जब क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए, स्ट्रॉन्ग नंबर आए, आप यहां देख सकते हो किस तरह से बाहर निकल के आए। प्लस ये इसने जो ब्रेक तो किया ही है, अपने 20 डे के ऊपर भी आ चुका है। प्लस जो आज की जो कैंडल बनी है, बड़ी स्ट्रांग बनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर गया था और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ चुके हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहां से जब सेक्टर ही बिल्कुल फोकस में होना, जब सेक्टर में ही तेजी बनी हो, फिर चाहे उस सेक्टर कोई अगर लो क्वालिटी का भी सो कॉल्ड या फिर कहें सो कॉल्ड अगर शेयर भी है, वो भी चल जाता है धक्के में। इसलिए यहां से ये सेक्टर तो हमेशा फोकस पे रहता ही, प्लस यहां से और भी ज्यादा फोकस पे आ जाना चाहिए। और जिस शेयर की हम बात करें वो तो ऑलरेडी अच्छा है ही है या फिर नहीं है, वो तो हम इस वीडियो में देखने ही वाले हैं। इसलिए यहां से सबसे पहले आपको हमेशा सेक्टर के ऊपर ध्यान देना, और सेक्टर यहां से आईटी सेक्टर को फ्लाई करने के लिए रेडी है, आपको यहां से दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज के दिन हमने क्या देखा, हैप्पीएस्ट माइंड, माइंड ट्री, उसके बाद एलटीआई, जितने भी हैं, इन्फोसिस, एचसीएल, याहू, कोई इन्फोसिस, याहू, पर्सिस्टेंट, जितने भी अच्छे अच्छे शेयर सभी में गजब की तेजी थी। 8-9% तो बड़ा ही कॉमन हो चुका था आज के दिन। यही उसके पीछे रीजन है। सेक्टर चलेगा तो शेयर भी चलेंगे, और सेक्टर को चलने के लिए आप देख सकते हो उसके कोई ट्रिगर चाहिए, और ट्रिगर हमें हर दिन मिलते हुए जा रहे हैं। और आज के दिन भी बेहतरीन कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि इन्फोसिस। कल के दिन अगर रिजल्ट अच्छे रहे, आपको फ्लाई करते हुए दिखेगा, एंड इंडेक्स भी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए यहां से प्राइम फोकस पे हमारे ये सेक्टर आ जाना चाहिए। सेक्टर का कुछ हमें आइडिया अभी तक लग चुका है। अगर हम फोकस करें इसके कैसे रहे, Q1 के नंबर शानदार तो थे, मार्केट ने रिएक्शन तो दे दिया। आपके सामने रेवेन्यू, पहला जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू का है, दिस वन रेवेन्यू के अगर हम फोकस करें, ये था Q1 21 का और ये है Q1 22 का। यहां आप देख सकते हो किस तरह से चीजें हैं क्वार्टर बेसिस पे, और ये है आखिरी क्वार्टर का यानी Q4 का। वहां से आपको बिल्कुल 8.6 के जंप दिखाई दे रहा है रेवेन्यू बेसिस पे। और अगर हम FY की बात करें, वहां से FY21 से FY22 की बात करें, वहां से जो इसका रेवेन्यू था 19,000 प्लस था, अभी है 22 प्लस, यानी चीजें आपको बदलते हुए दिखाई दे रही पॉजिटिव में। उसके बाद अगर फोकस करना एबिटा की बात, एबिटा के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वहां पर भी आपको जो दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कितनी है, आपको चीजें पॉजिटिव में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एबिटा आपको नेगेटिव में नहीं दिखाई दे रहा है। ये था पिछले साल का, एंड दिस ईयर, एंड ये पिछले क्वार्टर का, आप यहां से चीजें देख सकते हो। इसके बाद हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके ऊपर फोकस करें ना। यहां पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.2% की जंप दिखाई दे रही है। पिछले साल क्वार्टर वन FY21 में कितना था, 2130, और अभी कितना हो चुका है 3434 के आसपास, यानी काफी अच्छा आपसे यहां से कह सकते हो जंप आपको नजर आ रही है YOY बेसिस पर भी। कंपनी मेनली 5 सेक्टर के ऊपर काम करती है, आपके सामने है ये। अगर हम ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करें, दीज आर द सेक्टर्स जहां से रेवेन्यू आता है, इस तरह से अगर समझ ले तो। अगर उनमें बात करें उन सेक्टर से कंपनी का कितना रेवेन्यू आया है क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात करें, यहां पर इस सेक्टर BFSI से आता है 6.4% की जंप क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पर 9.6, एंड बाकी दूसरा जो सेक्टर है, दूसरा जो सेगमेंट है CMT, वहां से देख सकता हूं YOY बेसिस पे 18% की जंप दिखाई दे रही है। उसके बाद क्वार्टर बेसिस पे यहां देख सकते हो 6.9, यानी बाकी चीजें भी आप यहां देख सकते हो। क्या हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हो या हो ईयरली बेसिस पे, कंपनी ने हर एक सेगमेंट से प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी अच्छा खासा मार्जिन के साथ। आपको चीजें यहां पे बदलते हुए दिखाई दे रही पॉजिटिव वे में। अभी तक हमने ये देख लिया कि कंपनी किस किस सेगमेंट में अपनी सर्विस है या फिर सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगर देखा जाए कौन कौन सी सर्विस है और उनसे कैसा रेवेन्यू निकल के आए, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। कस्टमर सक्सेस, डेटा एंड इंटेलिजेंस, और उसका क्लाउड एंड ये दिस, आप यहां समझ सकते हो। क्वार्टरली बेसिस पे या हो ईयरली बेसिस, हर एक जगह आपको पॉजिटिविटी छाई हुई है, प्लस अच्छे मार्जिन के साथ अच्छे परसेंटेज में आपको चीजें अप जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी चीजें नंबर्स यहां सारी चीजें पढ़ सकते हो। ये हम समझ गए किस सेगमेंट में काम करती है, कौन से सर्विसेज से आती है, वहां भी प्लस फोकस करें जियोग्राफी के बेसिस
बेसिस पे आप यहां देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका, उसका यूरोप से एंड उसका यूके एंड आयरलैंड एंड बाकी और चीजें आप देख सकते हो। तो वहां से भी सारी कंट्रीज से आपको YoY बेसिस पर आपको अच्छी जंप दिखाई दे रही है एंड क्वार्टरली बेसिस पे एक जगह आपको लाल निशान दिखाई दे रहा है, वो है यूके एंड आयरलैंड से। वहां से कंपनी का जो बिजनेस आया 4.7% डाउन दिखाई दे रहा है। ये रहा अभी Q1 का हमने कुछ समझने की कोशिश की। इन सब के बाद अगर वीडियो को समराइज करने की तरफ बढ़ें या फिर Q1 को समराइज करते हैं, आपके सामने सेल्स किस तरह से रही है अगर बात करें तो 20% की जंप दिखाई दे रही है आपको पिछले जून, ये आपको दिखाई दे पिछले जून 20 से और जून इस बात की जून 21 तक की बात करें। और वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की बात करें, अगेन जून 2020 से जून 21 तक की बात 61% की जंप आपको दिखाई दे रही है। अगेन दिस इज पॉजिटिव। EBITDA की बात करें 47% की जंप YoY बेसिस में एंड उसका EPS तो आप जानते हैं ये चीजें बदलेंगी तो EPS भी पॉजिटिव वे में इंप्रूव होगा। जो 12.94 था ऑलमोस्ट 13 के आसपास अभी हो चुका है 20+। अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर अस। तो जस्ट अभी हमने देखा Q1 के नंबर तो शानदार थे, इसीलिए मार्केट ने उसको अच्छा रिस्पांस दिया है, वेलकम किया है। अगर पीछे कैसे रहे या फिर ग्रोथ कैसे रही है, आपके सामने सेल्स ग्रोथ 5 साल में 12% और प्लस दिखाई दे रहा है एंड 3 साल में 13+ एंड 1 साल में जो डिप आपको दिखाई दे रहा है वो आपसे कोविड का डिप कह सकते हो। अदरवाइज ये चीजें आपको अच्छी बेहतरीन दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें आप इससे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ये आपको अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी ये डेटा आपको इस वक्त जो आपके सामने है ये है अभी इस Q1 के नहीं है, ये Q4 तक के डेटा है, यानी जो आपको दिखाई दे रही है प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारी चीजें वहां पर भी आपको चीजें अच्छी ही दिखाई दे रही है। बात फोकस करें ROE की, ROE बड़ा शानदार है, इसके 29+ है जो ऑलमोस्ट काफी अच्छा है कह सकते हो। फोकस करें उसका ROC के ऊपर 41 के आसपास अभी दिखाई दे रहा है 1 साल में, पहले भी अच्छा था उससे इंप्रूव हुआ है। अगेन दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस। अगर बात करें डेट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, जो हमारे एक और अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट फोकस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, 61% उन्हीं के पास है। बाकी जो दिखाई दे रहा है FIs के पास 13+ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 14 के आसपास एंड DIs के पास 10+ दिखाई दे रहा है एंड पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना हुआ 14+ इस कंपनी के ऊपर एज ऑफ नाउ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, फिर भरोसा दिखाया है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा वो रिसेंट का था और रिसेंट का बना इससे है, यानी यहां से इसका कुछ कनेक्शन है। जून 2020 की बात करें, ये प्रमोटर के पास है 73.49 के आसपास, अभी है 61 के आसपास। जरा से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर स्टेक को कम किया आपको दिखाई दे रहा है। किसने खरीदा है? 10 के आसपास था FIs के पास जून 2020 में और उसके बाद 13+ हो चुका है 14 के आसपास। जरा से इन्होंने बढ़ाया है ऑलमोस्ट 4% के आसपास बात करें और DIs के पास था 7.88 और इन्होंने 10 से ऊपर कर दिया। बाकी पब्लिक का 8 से 14 हो चुका है, यानी पब्लिक भी अपना स्टेक बढ़ा रही है इस कंपनी में, उनका इंटरेस्ट भी बना है एंड स्मार्ट मनीज का तो बना है, आपको यहां दिख रहा है इंटरेस्ट बना है। तो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आपके सामने 4 हैं। सबसे पहले सुंदरम सर्विस फंड डायरेक्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद PGIM इंडिया मिड कैप, उसके बाद सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप और उसका SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इस सब के बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कहीं कुछ प्लेस तो नहीं रखा है प्रमोटर ने, बिल्कुल भी नहीं रखा है। आपके सामने सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बाद अगर आप मार्केट में जानकार बैठे उनकी सुने तो 41% एज ऑफ नाउ इस कंपनी के बुलिश है। आपको ना ही इनकी सुननी है ना ही हमारी सुननी है, आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना या फिर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछ के ही कोई डिसीजन लेना है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न कैसे रहे, लॉन्ग टर्म है, मैक्सिमम जो इसके रिटर्न है आपके सामने है, किस तरह से इसने रिटर्न दिया। 43 का इसने लो था एंड 2007 में, उसके बाद आप यहां देख सकते हो किस तरह से इसमें जो तेजी बनी हुई है आपके सामने है। लॉन्ग रन में हमने रिटर्न देख लें, शॉर्ट में क्विकली अगर कवर कर लें, आपके सामने 3 साल में 153 के प्लस के रिटर्न दिए हैं, अच्छी बात है, बहुत बड़े अच्छे हैं। 1 साल में 176 एंड 3 महीने में 41 और बाकी तो YTD के आप देख सकते हो 62 के रिटर्न। यानी किसी भी पैरामीटर पर इसने बुरे नंबर या बुरे रिटर्न नहीं दिए हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस देखा, कंपनी के आपने क्वार्टरली बेसिस पर देखा एंड सेगमेंट वाइज देखा एंड जियोग्राफिकल बेसिस पर देखा, हर जगह कंपनी ने अच्छा काम किया। अब सवाल यह है इतने अच्छे रिटर्न देने का क्या वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। वैल्यूएशन की अगर बात करें, इंडस्ट्री पी चली 34 के आसपास, ओनली पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो बाकी इसके पी 40 के आसपास। जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से फंडामेंटल है, मार्केट इतना प्रीमियम देने को उसको रेडी है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ी प्रीमियम पे तो ये जितने भी अच्छे शेयर हैं चलेंगे ही और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। EPS की बात करें कितनी अच्छी, आप यहां देख लो 67 से ऊपर है। वहीं बात करें डिलीवरी की, आज की जो डिलीवरी हुई है 19% के आसपास है। डिलीवरी थोड़ी सी पुअर हुई है, आप इसे ये कह सकते हो।
इन सब के बाद अगर फोकस करें इसका चार्ट के ऊपर, आप यहां देख सकते हो इस वक्त आपके सामने माइंड ट्री का 1 डे का चार्ट ओपन है। इसमें क्या हुआ, जिस तरह का फॉर्मेशन हमने इसके निफ्टी के आईटी के सेक्टर में देखा था, वो चार्ट याद है ना, पहला चार्ट कुछ वैसा इसमें बना है। इसमें भी कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था। ये जो शेयर था वेट कर रहा था अपने Q1 के रिजल्ट की किस तरह से आते हैं, अगर खराब आते तो मार्केट इसको पनिशमेंट करने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन यहां क्या मार्केट ने इसको अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है और आज की जो कैंडल बनी है एक अच्छी ब्रेकआउट के साथ हैवी बुलिश कैंडल बनी है। तो इसलिए यहां से जिनके पास है पहला सिचुएशन, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना है, बस एंजॉय करते जाना है, राइड करते जाना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जिन लोगों के पास नहीं है फ्रेश बाइंग करनी है, आपके लिए क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद आपको कभी ना कभी या तो आपको कल मिलेगी या फिर 2 दिन छोड़ने के बाद एक आपको रेड कैंडल मिलेगी। वो रेड कैंडल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। अब वो रेड कैंडल हमें कल मिले या 2 दिन के बाद मिले, जब भी मिलेगा, जब भी मिलती है, हमें हमारे फोकस पे ये शेयर होना चाहिए जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मिलता है। फिर चाहे आपको फ्रेश बाइंग करनी है या फिर एवरेजिंग करनी है। अदरवाइज इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, सेक्टर में हो चुका है, शेयर में हो चुका है और बाकी तो नंबर्स आ चुके हैं, यानी कंफ्यूजन अब कहीं भी है नहीं। जो एक Q1 का या फिर किसी भी क्वार्टर का नंबर है, नंबर से पहले जो कंफ्यूजन रहता है कि कैसे रहेंगे नंबर, बहुत बार हमने देखा है नंबर अच्छे आने के बाद भी एक नीचे का हमको डिप मिल जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो वो सारा कंफ्यूजन आज के दिन दूर हो चुका है। कंफ्यूजन के बाद ही किसी ट्रेड में एंट्री करें तो ज्यादा ठीक रहता है। फिर चाहे भली से फिर चाहे 20-50 रुपए थोड़ा महंगा शेयर क्यों ना मिल जाए, लेकिन कंफर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इन सब के बाद अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर प्राइवेट चैनल के साथ नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, जहां प्राइवेट चैनल पर क्या करते हैं, हम जो पर्सनल ट्रेड होते हैं हमारे वो भी शेयर करते रहते हैं रियल टाइम बेसिस पे, प्लस कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।